Hello students, I am Monica Bansal. Today I am going to start the topic cattle farming. Student, this topic is very easy. It does not mean that you know each and everything about this topic. बहुत कुछ नया सीखोगे इस टॉपिक के बारे में, तो बहुत ध्यान से वीडियो को सुनना. So let's discuss the content of cattle farming. First of all, we will discuss animal husbandry, then we will discuss cattle farming. Under the heading of cattle farming, we will discuss definition of cattle farming, objective of cattle farming, management practices, type of cattle breeds, disease of cattle, type of cattle breeding, artificial insemination, and at last we will discuss meat. What is the definition of animal husbandry? एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है बच्चे, कि जिसमें अलग अलग तरह के एनिमल्स को रखा जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है, उसकी केयर की जाती है, उसकी ब्रीडिंग की जाती है. सो पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो गई थी. जब पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हुई तो उस पॉपुलेशन को फूड देने के लिए, उनको न्यूट्रिशन देने के लिए डेफिनेटली हमें अलग अलग तरह के वेज अपनाने पड़े. तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री को चुना. एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें अलग अलग तरह के लाइफ स्टॉक को ब्रीड किया जाता है और उनको रेज किया जाता है. सो किस तरह के लाइफ स्टॉक को डील किया जाता है इसमें? जैसे बुफेलो, काउस, पिग, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल, ये सारे लाइफ स्टॉक को रखा जाता है. इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री में पोल्ट्री फार्मिंग भी आ जाती है, फिशरीज़ भी आ जाती है. फिशरीज़ में क्या किया जाता है? फ़िश को रियर किया जाता है, उसको पाला जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है, या फिर फ़िश को कैच किया जाता है और सेल किया जाता है. इसके अलावा फिशरीज़ में फिशेज़ के साथ मलस्क को और क्रस्टेशियन को भी हम सेल कर सकते हैं. पूरे 70% जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है बच्चे, वो इंडिया और चाइना में मिलती है. सो एनिमल हस्बेंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है. इतनी सारी पॉपुलेशन को फीड दे रही है, ये फीड कर रही है. सो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लेट्स डिस्कस. सबसे पहले तो क्या इंपॉर्टेंस है? लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन करती है, अलग अलग तरह के एनिमल का नंबर इंक्रीज़ कर रही है. दूसरी इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है कि एग्रीकल्चर का इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर का. एग्रीकल्चर तो प्रमोट कर ही रही है, साथ में फूड सिक्योरिटी भी कर रही है पॉपुलेशन के लिए. तीसरा पॉइंट क्या है? एनिमल हस्बेंड्री में हम फूड तो लेते ही लेते हैं, पर साथ में वूल, स्किन और मटन वगैरह भी हमें मिलता है, जो कि हमें शिप वगैरह से मिलता है. ठीक है जी. उसके बाद काऊ बुफेलो हमें मिल्क देती हैं. और इतना ही नहीं, अगर एनिमल हस्बेंड्री प्रॉपरली हो किसी भी कंट्री में, तो उस कंट्री की पॉवर्टी को हम ख़त्म कर सकते हैं. सो ये सारी एनिमल हस्बेंड्री की इंपॉर्टेंस थी. लेट्स डिस्कस अबाउट कैटल फार्मिंग. इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम सिर्फ कैटल फार्मिंग डिटेल में डिस्कस करेंगे, और दूसरे जो एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक्स हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. सो लेट्स डिस्कस कैटल फार्मिंग क्या होती है. कैटल फार्मिंग हम कैटल को रेज करते हैं. कैसे रेज करते हैं? उनको बर्थ से लेके टिल जब तक वो मिल्क देती रहती हैं, हमें फूड देती रहती हैं, तब तक उनकी सारी केयर हम करते हैं. चाहे वो वेटरनरी केयर हो, किसी भी डॉक्टर वगैरह को बुलाना हो, हेल्थ केयर हो, चाहे उसकी न्यूट्रिशन केयर हो, चाहे उसकी रिप्रोडक्टिव केयर हो, सारी केयर हम करते हैं कैटल फार्मिंग में. एक बीफ कैटल फार्मिंग भी होती है. बीफ कैटल फार्मिंग में क्या होती है कि हम कैटल्स को रेज करते हैं ताकि उनसे हम मीट ले सकें. सो इस तरह से कैटल को रेज करना है ताकि उनका जो बॉडी है, वेट है, वो इंक्रीज़ हो, ताकि हमें मैक्सिमम मीट उससे मिल सके. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ कैटल फार्मिंग, कैटल से हमें बहुत कुछ मिलता है. ये आपको पता है कि क्या क्या मिलता है कैटल से हमें. जैसे मैंने अभी बताया, मीट मिल सकता है हमें, डेयरी एनिमल से हमें मिल्क मिल सकता है, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज़, कर्ड वगैरह मिलते हैं. इसके अलावा हमें जो कैटल फार्मिंग है उससे बुफेलो, ऑक्सन्स वगैरह मिलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, वर्क करवाते हैं एग्रीकल्चर में. लास्ट हमें लेदर मिलता है, जिससे हम बहुत सारे लेदर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं. सो कैटल फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कुछ कंट्रीज़ में तो इसकी रिलीजियस इम्पॉर्टेंस भी है, यानी कि इसको पूजा भी जाता है, इसकी पूजा भी होती है कैटल्स की. नेक्स्ट डेयरी फार्म मैनेजमेंट करते हैं. डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या आ जाता है कि हम कैटल फार्मिंग की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैटल्स को कैसे रखते हैं हम. सबसे पहले जो बढ़िया ब्रीड की कैटल्स हैं उसको हम सिलेक्ट करते हैं. ब्रीड कौन सी सिलेक्ट करनी है? जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो बढ़िया क्वालिटी की मिल्क प्रोवाइड करते हैं हमें, और जो डिजीज़ रेजिस्टेंट है. ये सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ जिन भी कैटल्स में होती हैं, जिन भी कैटल ब्रीड्स में होती हैं, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको ही डोमेस्टिकेट करते हैं.
उसके अलावा कैटल्स का हाउस प्रॉपर होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, प्रॉपर वाटर वहाँ पे होना चाहिए, कोई भी डिजीज़ वहाँ पे स्प्रेड नहीं होनी चाहिए, डिजीज़ फ्री हाउस होना चाहिए, वहाँ पे डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। उसके बाद कैटल की फीड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी हम फीड देंगे कैटल्स को, उतनी ही अच्छी क्वालिटी के वो हमें क्या देगी, मिल्क देगी, और अच्छी क्वांटिटी का मिल्क देगी। सो फीड हम किस में देते हैं, फॉडर की फॉर्म में देते हैं कैटल्स को। सो अच्छी तरह का फॉडर देना है, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वांटिटी का, ताकि हम अच्छी तरह के प्रोडक्ट कैटल से ले सकें। स्ट्रिक्ट क्लीनिनेस बहुत ज़रूरी है, हाइजीनिक कंडीशन बहुत ज़रूरी है उसकी हाउसिंग में, ताकि कोई भी डिजीज़ स्प्रेड ना हो सके। जब भी हम उसके मिल्क को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी भी कैटल के प्रोडक्ट को, तब भी स्ट्रिक्ट हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए। सो इस तरह से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग द डेयरी फार्म या कैटल फार्मिंग। उसके बाद हम ब्रीड्स करते हैं बच्चे। अलग अलग तरह की टाइप्स होती हैं कैटल्स की, 3 टाइप्स में डिस्कस करा हुआ है हमने, दैट इज़ अ मिल्च ब्रीड, ब्रॉड ब्रीड एंड ड्यूल ब्रीड। मिल्च ब्रीड क्या होती है, मिल्च ब्रीड में फीमेल जो होती हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल्क प्रोवाइड करती हैं। एग्जाम्पल कौन सी है, साहिवाल, गिर, रेड सिंधी। ब्रॉड ब्रीड कौन सी होती हैं, जिसमें बुलक्स जो मेल वाले होते हैं वो बहुत एक्सीलेंट होते हैं। इनकी फीमेल्स इतनी अच्छी नहीं होती, बट बुलक्स मेल बड़े अच्छे होते हैं वर्कलोड में। इसकी एग्जांपल कौन सी होगी, मालवी, नगोरी, खिलारी। थर्ड टाइप है ड्यूल ब्रीड्स की। ड्यूल ब्रीड्स में दोनों अच्छे होते हैं, मेल भी बहुत अच्छी होती है और फीमेल भी बहुत अच्छी होती है अपने वर्क में। जैसे कि फीमेल बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल्क देती है हमें, और मेल जो है वो वर्कलोड में बहुत अच्छे होते हैं। इनकी एग्जांपल कौन सी होगी, थार पारकर, हरियाणा, कनकरे। सो ये सारी हैं कैटल ब्रीड्स की अलग अलग 3 तरह की टाइप्स। कैटल डिजीज़ डिस्कस करते हैं। 4 तरह की कैटल डिजीज़ हैं। कैटल डिजीज़ तो बहुत तरह की है बच्चे, मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 कैटल डिजीज़ के नाम दिए हैं, आपने सिर्फ नेम ही मेंशन करने हैं। कैटल डिजीज़ आपको डिटेल में नहीं है सिलेबस में। सो कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि बोविन रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो कैटल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करती है। क्लोस्ट्रीडियम डिजीज़, क्लोस्ट्रीडियल डिजीज़ कौन सी होती है, जो उसकी मिल्क प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है या रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करती है। बोविन वायरल डिजीज़ जो वायरल इन्फेक्शन होती है। हीमोफिलस हिमनस जो कि उसके एक बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस, जो कि उसको डिजीज़ क्रिएट करती है कैटल्स को। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कैटल ब्रीडिंग। मेनली 2 तरह की कैटल ब्रीडिंग होती है, एक इन ब्रीडिंग, एक आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग की फर्दर कोई टाइप्स नहीं है। आउट ब्रीडिंग की फर्दर 3 टाइप्स है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले तो ब्रीड की डेफिनेशन करते हैं। ब्रीड क्या होती है, ब्रीड क्या होती है बच्चे, ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है जो कि एक ही डिसेंट से लिया जाता है, एक ही पूर्वजों से लिया जाता है। और ये जो ग्रुप ऑफ एनिमल है इनमें सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे उनकी जनरल अपीयरेंस सिमिलर होती है, उनके बहुत सारे फीचर सिमिलर होते हैं, उनका साइज़, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनकी बॉडी शेप, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टर्स हैं अलग अलग तरह के, वो सारे सिमिलर होते हैं। जैसे मिल्क क्वालिटी होगी, मिल्क क्वान्टिटी होगी, इस तरह के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एनिमल्स के ब्रीड बोलते हैं। तो जैसे आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि 2 तरह की ब्रीडिंग होती है, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या होता है बच्चे कि जो सेम ब्रीड में से एनिमल हमने रिप्रोड्यूस कराने हैं, इंटरक्रॉस कराने हैं, सेम ब्रीड के एनिमल होते हैं। और आउट ब्रीडिंग में डिफरेंट ब्रीड के एनिमल को हम इंटरक्रॉस कराते हैं। सो 2 तरह की रिप्रोडक्शन होती है, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में हम सेम ब्रीड के एनिमल्स को ब्रीड कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, और आउट ब्रीडिंग में हम डिफरेंट ब्रीड के एनिमल्स को क्रॉस कराते हैं। इन ब्रीडिंग की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, मेथड ऑफ मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल। जो सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल हैं उनको हम क्रॉस कराते हैं, इंटरक्रॉस कराते हैं। इन इस ब्रीड में 4 to 6 जनरेशन में हम सेम ब्रीड में ही क्रॉस कराई जाते हैं। 4 to 6 जनरेशन तक हम सेम ब्रीड में क्रॉस कराते रहते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, इसकी बहुत अच्छी एडवांटेज है, ये होमोजाइगोसिटी क्रिएट करती है। जैसे कि एक एनिमल है, एक कैटल है, वो उसकी फीमेल जो है वो बहुत अच्छी मिल्क प्रोड्यूस करती है, हमें ऐसे ही और कैटल चाहिए, तो डेफिनेटली हम उसी ब्रीड में क्या करवाई जाएंगे, इन ब्रीडिंग कराई जाएंगे। इससे उस कैटल का जीन जो है, मिल्क क्वांटिटी का और मिल्क क्वालिटी का जीन होमोजाइगस हो जाएगा, होमोजाइगोसिटी क्रिएट हो जाएगी, प्योर लाइन हो जाएगी। उसकी जितनी भी प्रोजनी, जितने भी उसके बच्चे होंगे, वो सारे के सारे अच्छी क्वालिटी का मिल्क जो है क्या करेंगे, क्रिएट करी जाएंगे, प्रोड्यूस करी जाएंगे। इन ब्रीडिंग की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, अगर हम एक ही ब्रीड में इंटरक्रॉस कराते रहे लगातार 4, 6, 10 जनरेशन तक, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है।
इनब्रीडिंग डिप्रेशन का क्या मतलब है कि धीरे धीरे 10, 12, 15 जनरेशन के बाद उन कैटल्स की फर्टिलिटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, प्रोडक्टिविटी, मिल्क प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। सो दैट्स क्रिएट अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम। बहुत जो मिल्क के लिए तो हमें सब कुछ कर रहे हैं, कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, तो मिल्क की प्रोडक्शन ही कम हो गई, उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस होगी। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नो डाउट, पर इसका सोल्यूशन भी है। कैसे सोल्यूशन है? अगर हम सेम ही ब्रीड में इंटरक्रॉस कराई जाएंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, लेकिन इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? ब्रीड से बाहर निकल के अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स को इंटरब्रीड कराना होगा। जब हम अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स को इंटरब्रीड कराते हैं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है और उसकी कैटल्स की फर्टिलिटी फिर दोबारा से वैसे ही प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, क्रिएट होनी शुरू हो जाती है और मिल्क प्रोडक्शन भी उनकी सुपीरियर होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट टाइप कौन सी करी थी हमने? आउट ब्रीडिंग। 2 तरह की थी ब्रीडिंग, इनब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। इनब्रीडिंग हमने डिस्कस करी अभी। और आउट ब्रीडिंग क्या होती है कि एनिमल्स को, अलग अलग तरह के कैटल्स को डिफरेंट ब्रीड में या सेम ब्रीड में क्या करवाना? हमने इंटरक्रॉस कराना। सेम ब्रीड में क्रॉस कराएंगे पर उसके एंसेस्टर सेम नहीं होंगे। आउट ब्रीडिंग में क्या होता है कि अगर हम सेम ब्रीड में अलग अलग तरह के एनिमल्स को क्रॉस करा रहे हैं बट उनके एंसेस्टर सेम नहीं होने चाहिए 4 to 6 जनरेशन तक, उसको क्या बोलते हैं? आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग की क्या एडवांटेज है? हाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं, अलग अलग तरह के वेरिएशन प्रोड्यूस होती हैं, डिज़ायर्ड करेक्टर्स जो भी हमें चाहिए करेक्टर्स, वो सारे करेक्टर्स हम कैटल्स की प्रोजनी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे बेटर लैक्टेशन पीरियड अच्छा होना चाहिए, जितना बड़ा लैक्टेशन पीरियड होगा उतनी उनकी मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। हाई मिल्क प्रोडक्शन, क्वान्टिटी अच्छी होनी चाहिए मिल्क की, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए मिल्क की। तो ये सारी अलग अलग करेक्टर्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग की फर्दर टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स हैं, आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर: आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है बच्चे कि इसमें हम सेम ब्रीड लेते हैं बट इसका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता। 4 to 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता बट एनिमल सेम ब्रीड के ही होते हैं। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आउट क्रॉसिंग। और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, बच्चे प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस से, उसको क्या बोलते हैं? आउट क्रॉस। ठीक है जी। क्या होता है? ब्रीड सेम होती है बट एंसेस्टर सेम नहीं होता 4 to 6 जनरेशन तक। नेक्स्ट टाइप कौन सी है? क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है? ब्रीड डिफरेंट हो जाती है। सुपीरियर मेल एक ब्रीड का हम इंटरक्रॉस करते हैं सुपीरियर फीमेल से, बट सुपीरियर फीमेल क्या होती है? दूसरी ब्रीड की होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में वैसे ही जो प्रोजनी होती है, वेरिएशन आते हैं, अलग अलग करेक्टर कंबाइन होते हैं और हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कोई भी करेक्टर्स प्रोजनी में क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें स्पीशीज़ भी डिफरेंट होती हैं। जैसे आउट क्रॉसिंग में क्या था? एंसेस्टर डिफरेंट थे, क्रॉस ब्रीडिंग में ब्रीड डिफरेंट थी और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में स्पीशीज़ ही डिफरेंट हो सकती हैं। सो अलग अलग तरह के स्पीशीज़ की हम मेल और फीमेल कैटल्स को इंटरक्रॉस कराते हैं और अपनी डिज़ायरेबल फीचर्स, डिज़ायरेबल करेक्टर्स को प्रोजनी में क्रिएट करते हैं। सो इस तरह 3 टाइप हैं आउट ब्रीडिंग की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बच्चे एक प्रोसेस है, ये आर्टिफिशियली हम क्रॉस कराते हैं। कैसे क्रॉस कराते हैं? मेल से हम सबसे पहले स्पर्म कलेक्ट करते हैं, सीमन कलेक्ट करते हैं, उसको स्पर्म को हम स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, कंसनट्रेटेड कर सकते हैं और फिर आर्टिफिशियली उस कलेक्टेड सीमन को हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बहुत ही अच्छी टेक्निक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एनिमल्स की, कैटल्स की ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए। जेनेटिकली हम इस ब्रीड को, ऐसी ब्रीड को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने डिज़ायरेबल करेक्टर्स कैटल की प्रोजनी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मोएड प्रोसेस है, एग्ज़ाम में मोस्टली पूछी जाती है, नहीं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल जैसे मैंने स्टेप दिए हैं वैसे ही करनी है और इसको ध्यान से समझना है। मेड की फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र।
इसका क्या मतलब है कि एक टेक्निक पहले है किसके लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है टेक्निक कि हम सुपर ओवुलेशन करते हैं कैटल्स में। जो हमारी सुपीरियर क्वालिटी की कैटल्स, फीमेल कैटल्स होती हैं, उसको सुपर ओवुलेशन करते हैं, उसको यूज़ करते हैं ताकि हम बार बार उससे एग ले सकें बढ़िया क्वालिटी का और आगे अपनी प्रोजनी को इंक्रीज़ कर सकें, बढ़िया क्वालिटी की प्रोजनी हम प्रोड्यूस कर सकें। सो प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें, हार्मोन्स, अलग अलग तरह के हार्मोन्स लाइक एफएसएच की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गए। ऐसे हार्मोन्स हम एक फीमेल कैटल की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। फीमेल कैटल कौन सी लेनी है, जिसमें सारे डिज़ायरेबल करैक्टर्स हैं, जो आपको लगता है कि बड़ी ही बेटर क्वालिटी की फ़ीमेल है, वो कैटल हमने सेलेक्ट करनी है और उस कैटल में हमने सारे हार्मोन अलग अलग तरह की कंपोजिशन के, अलग अलग तरह की डोज से हमने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वो हार्मोन इंजेक्ट कर देने हैं। अब ये जो हार्मोन उस फीमेल की बॉडी में जाएंगे तो उसकी फीमेल की बॉडी का एग नंबर इंक्रीज़ करेंगे। जब उसके एग का नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सुपर ओवुलेशन। उसके बाद हम ऐसे ही एक बेस्ट क्वालिटी का मेल लेंगे, बेस्ट क्वालिटी की कैटल मेल जो लेंगे, हम मेल कैटल लेंगे, उससे सीमन कलेक्ट कर लेंगे। जो मेल कैटल से हमने सीमन कलेक्ट कर लिया उसको प्रिजर्व कर लेंगे। अगर उस सीमन में किसी प्रोसेस की ज़रूरत है, जैसे कि कोई भी प्रोसेसिंग चाहिए, उसको कंसंट्रेशन चाहिए या कोई भी प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है, तो हम उसको ऐड कर देंगे उसमें और सीमन को परफेक्ट बना लेंगे। उसके जीन तो परफेक्ट है ही है क्योंकि हमने बढ़िया मेल कैटल से वो सीमन लिया है। उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी तो परफेक्ट है ही है, क्वांटिटी भी हम उसकी क्या कर सकते हैं, परफेक्ट कर सकते हैं सीमन की। सो सीमन को हम किसी भी उसी फीमेल कैटल में, जिस मेल कैटल से हमने सीमन लिया है, उसको क्या करके कलेक्ट करके उसी फीमेल कैटल में, जिस फीमेल कैटल में हमने हार्मोन इंजेक्ट किए हैं, उस फीमेल कैटल के वेजाइना में हम वो सीमन डाल देंगे। उसके बाद फीमेल कैटल के वेजाइना में सीमन डालने के बाद फर्टिलाइजेशन होगी। एज यू नो, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सीमन जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। सो फर्टिलाइज्ड एग जो है उसको हम उसी फीमेल बॉडी में डेवलप होने देंगे। कब तक डेवलप होने देंगे, जब तक वो फर्टिलाइज्ड एग, जब तक वो जाइगोट 8 to 32 सेल स्टेज नहीं बन जाता। यानी कि जाइगोट को वहीं पे हम बनने देंगे, उसके बाद जाइगोट को डिवाइड भी वहीं पे होने देंगे। एक सेल जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा, एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होंगे, 2 4 सेल में कन्वर्ट होंगे, 4 8 सेल में, 8 16 और 16 32 सेल में कन्वर्ट होंगे। सो ऐसे 5-6 डिवीजन्स, 5-6 क्लीवेजेस बोलते हैं इसको, हम क्या कर होने देंगे वहाँ पे। और अच्छी तरह से जब तक 32 सेल स्टेज एम्ब्रियो नहीं बन जाता, उसी फीमेल बॉडी में हम रहने देंगे। उसके बाद 32 सेल एम्ब्रियो बनने के बाद हम उसको, उस एम्ब्रियो को उस फीमेल बॉडी से निकाल लेंगे। नॉन सर्जिकली निकालना है हमने। नॉन सर्जिकली मतलब विदाउट कट नहीं लगाना हमने फीमेल की बॉडी को, विदाउट कट हमने उस फीमेल की बॉडी से वो एम्ब्रियो निकाल लेना है 32 सेल स्टेज। उसके बाद ये जो 32 सेल स्टेज है, इसको किसी सरोगेट कैटल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डाल देना है। जो बेस्ट क्वालिटी की फीमेल ली थी उसमें से हमने 32 सेल एम्ब्रियो निकाल लिया और किसी दूसरी कैटल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हमने 32 सेल स्टेज एम्ब्रियो डाल दिया। उस रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डालने का मतलब ये है कि अब 32 सेल के बाद जब तक फर्दर क्लीवेजेस होंगी, फर्दर डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो की, उसकी पूरी डेवलपमेंट उसी सेकेंड फीमेल कैटल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होगी। सो इस सेकेंड कैटल फीमेल को क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर। सरोगेट मदर की तरह वो एक्ट करेगी, जिसमें फर्दर सारी डेवलपमेंट जो होगी जेस्टेशन पीरियड की, सो उस एम्ब्रियो को उस सरोगेट मदर में हम डेवलप होने देंगे फुली। पूरे जेस्टेशन पीरियड तक वो डेवलप होगा, नेचुरली डेवलप होगा। उसके बाद आफ्टर जेस्टेशन पीरियड जब फुली डेवलप्ड बेबी बन जाएगा, हम उस सरोगेट मदर से उसको डिलीवर कर सकते हैं। सो इस तरह हमें मॉय टेक्निक को क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉय टेक्निक। इसके एडवांटेजेस करते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जेनेटिक पोटेंशियल जो कैटल्स की है, जेनेटिक पोटेंशियल को इंक्रीज़ करती है, यानी कि जीन्स को बढ़िया बनाती है। हमने बढ़िया क्वालिटी का एग लिया और बढ़िया क्वालिटी के स्पर्म्स लिए और दोनों को फर्टिलाइज़ करवा दिया। ठीक है जी। सेकंड क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ काव्स ऑफ जेनेटिकली सुपीरियर काव्स। इतना ही नहीं, नंबर ऑफ काव्स भी इंक्रीज़ कराती है। बढ़िया क्वालिटी के नंबर ऑफ जो प्रोजनी है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि
32 सेल स्टेज कितनी देर तक बनते हैं? महीने में बन जाएंगे, 15 दिन में बन जाएंगे। 15 दिन के बाद जो बेस्ट क्वालिटी की फीमेल है वो दोबारा से बेबी प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाएगी। सो कम टाइम में हम ज़्यादा नंबर ऑफ काव, अच्छी क्वालिटी के ज़्यादा नंबर ऑफ काव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ईटी मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करती है। डेफिनेटली बढ़िया क्वालिटी की कैटल्स होंगे तो उनकी मिल्क एफिशिएंसी, मिल्क प्रोडक्शन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। इट ऑल्सो इंक्रीज द वीनिंग वेट इन बीफ एंड डेयरी हर्ड, कि अगर हम बीफ डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, किसी भी कैटल फार्मिंग को मीट वगैरह के लिए रेस कर रहे हैं, डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, तो उसके वेट में भी, कैटल के वेट को भी इंक्रीज़ करती है ये मोएट टेक्निक। इतना ही नहीं, सुपीरियर जेनेटिक्स होगा। फ्रोज़न एम्ब्रियो, कहता है हम कभी कभी मोएट में फ्रोज़न एम्ब्रियो भी रख सकते हैं। फ्रोज़न एम्ब्रियो भी सीधा सरोगेट मदर में, जैसे कि हमें बहुत बढ़िया क्वालिटी का एम्ब्रियो बना लिया, 32 सेल स्टेज एम्ब्रियो बना लिया बढ़िया क्वालिटी के सीमन से और बढ़िया क्वालिटी के एग से, तो उसको हम निकाल के क्या कर लेंगे? फ्रोज़न कर लेंगे। फ्रोज़न कर सकते हैं हम काफ़ी टाइम, लंबे समय तक, और उन्हीं एम्ब्रियो को हम निकाल के सरोगेट मदर में कंटिन्यू करेंगे और उसकी डेवलपमेंट सरोगेट मदर में, तो बाकी की उसकी सारी डेवलपमेंट जो है सरोगेट मदर के यूट्रस में होगी। लास्ट पॉइंट क्या है इसका? एम्ब्रियो फ्रीजिंग टेक्निक से हम सुपीरियर जीन को प्रिजर्व भी कर सकते हैं। बच्चे, अगर हमें बढ़िया क्वालिटी का, बढ़िया जीन्स का एम्ब्रियो बना लिया, जैसे मोएट से हम एम्ब्रियो तैयार कर रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी का एम्ब्रियो बना लिया, तो उस एम्ब्रियो को हम फ्रीजिंग टेक्निक से प्रिजर्व कर सकते हैं और जब चाहे हम सरोगेट मदर से उसको बेबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये है कैटल ब्रीडिंग। लेट्स रिवाइज फॉर अ वाइल। जल्दी रिवाइज करते हैं हम। सबसे पहले हमने एनिमल हस्बेंड्री की क्या करी थी? डेफिनेशन करी थी। एनिमल हस्बेंड्री में हम अलग अलग तरह के एनिमल्स को क्या करते हैं? डोमेस्टिकेट करते हैं, ताकि हमें उनसे अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकें, और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत वैल्यू है। हमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, मिल्क मिलता है और बीफ मिलता है, अलग अलग तरह के फूड मिलते हैं, वूल मिलती है, वूल से हम क्या बनाते हैं? क्लोथ्स बनाते हैं, स्किन, मटन वगैरह मिलता है। नेक्स्ट हमने कैटल ब्रीडिंग की डेफिनेशन करी थी। कैटल ब्रीडिंग में, कैटल फार्मिंग में क्या है? सिर्फ और सिर्फ हम कैटल को डोमेस्टिकेट करते हैं। कब से? बर्थ से लेके, उनके बर्थ से लेके, उनके ब्रीडिंग पीरियड से लेके, जब तक वो हमें फूड और मिल्क देती रहती हैं, तब तक उसकी केयर, उसके सारी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है कैटल्स की, हम पूरी करते हैं। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव करे थे, वही ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस कि कैटल फार्मिंग से हमें बहुत कुछ मिलता है। नेक्स्ट डेयरी फार्म मैनेजमेंट करी थी कि कैसे हम उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके हाउस को कैसे क्लीन रखना है हमने, कैसे वो फूड उसको अच्छा देना है, फॉडर अच्छा देना है कैटल्स को, वाटर अच्छा प्रोवाइड करना है, उसको डिजीज़ फ्री रखना है कैटल्स को। अगर उसको डिजीज़ होती है तो इमीडिएटली वेटरनरी डॉक्टर को बुलाना है और उसकी हेल्थ चेकअप करानी है। उसके बाद हाइजीनिक कंडीशन कैसे ध्यान रखना है, चाहे हम उसकी मिल्किंग कर रहे हैं, चाहे मिल्क की स्टोरेज कर रहे हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, मिल्क प्रोडक्ट का, हमें हाइजीनिक कंडीशन का हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने कैटल ब्रीड्स करी थी। 3 तरह की ब्रीड्स मैंने डिस्कस करी थी, मिल्च ब्रीड, ड्रॉट एंड ड्यूल। मिल्च में फीमेल जो कैटल्स होती हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल्क देती हैं, और ड्रॉट में जो मेल कैटल्स होते हैं वो वर्कलोड में एक्सीलेंट होते हैं, और ड्यूल ब्रीड्स में जिसमें दोनों अच्छे होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। नेक्स्ट कैटल डिजीज़ करी थी, 4 तरह की डिजीज़ करी थी मैंने, 4 नाम बताए थे आपको। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटल ब्रीडिंग करी थी। 2 तरह की कैटल ब्रीडिंग होती है, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या होता है? सेम ब्रीड होती है। आउट ब्रीडिंग में डिफरेंट ब्रीड हो सकती है। इन ब्रीडिंग में एंसेस्टर भी सेम होता है और ब्रीड भी सेम होती है। इसकी एडवांटेज क्या है? हम प्योर लाइन होमोजाइगोसिटी क्रिएट कर लेंगे एक अच्छी क्वालिटी के एक कैरेक्टर के लिए। नेक्स्ट, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। अगर हम सेम ब्रीड में और सेम एंसेस्टर में बार बार इंटरक्रॉस कराई जाएं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, यानी कि उसकी जो प्रोजनी है उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, उसकी मिल्क प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, ख़त्म कैसे कर सकते हैं? अगर हम दोबारा से उन्हीं कैटल्स को, उन्हीं कैटल की प्रोजनी को अलग ब्रीड में अनरिलेटेड एनिमल से इंटरक्रॉस कराते हैं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन ख़त्म भी हो जाता है, और फिर से उन कैटल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है? रीस्टोर हो जाती है, फिर से वो फर्टाइल हो जाते हैं वैसे ही, और फिर से मिल्क प्रोडक्शन उनकी इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हमने आउट ब्रीडिंग करी थी। आउट ब्रीडिंग में हमने क्या करा था कि ब्रीड सेम हो सकती है पर एंसेस्टर सेम नहीं होने चाहिए, एंसेस्टर डिफरेंट होंगे। सो इसकी एडवांटेज क्या है? हमें अलग अलग तरह के डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स एक प्रोजनी में मिल जाते हैं। नेक्स्ट, आउट ब्रीडिंग 3 तरह की होती है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउट क्रॉसिंग में क्या करा था हमने, जिसमें एंसेस्टर क्या होंगे डिफरेंट, ब्रीड क्या होगी सेम।
क्रॉस ब्रीडिंग में ब्रीड भी डिफरेंट होगी और एंसेस्टर भी डिफरेंट होंगे, और इंटरस्पेसिफिक में तो स्पीशीज़ ही डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करी थी हमने, जिसमें सीमन को क्या करके निकाल के मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लास्ट हमने मोएट टेक्निक डिस्कस करी, जिसके मैंने अलग अलग स्टेप बताए थे और आपको बताया कि मोएट टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना, और उसके बाद उसकी हमने एडवांटेजेस करी। सो आई होप बेटा आप लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया होगा इस वीडियो से। सो प्रॉपरली नोट्स प्रिपेयर करना इसमें से। ओके जी, गुड लक।